प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज लाइव पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम इस कार्यक्रम के तहत जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल झांझी जुड़ने वाले हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस समय कोरोना बढ़ रहा था मार्च के समय में, उस समय कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत की योजना को दिल्ली में लागू कर दिया था। गोपाल झांझी आज आयुष्मान भारत योजना, वन नेशन वन राशन व्यवस्था को लेकर और दिल्ली में जो लोगों को पेंशन मिलने में समस्याएं हो रही है बुजुर्गों को, उनको लेकर आज गोपाल झांझी हमसे बातचीत करने वाले और इस मामले में बहुत सारे खुलासे भी करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने साथ सीधा गोपाल झांझी को जोड़ना चाहूंगा। नमस्कार तीर्थंकर जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार कि आप दिल्ली के जन समस्याओं को लेकर के और हर एक समय हर एक दिन मामले आप नए नए लोगों से बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको हाथ जोड़ करके और सैल्यूट मार करके अभिनंदन। आपके पूरे जो साथी हैं उनको, साथ तीर्थंकर जी के परिवार को और उनके जो इस साथ में कार्य कर रहे हैं सभी को हमारी तरफ से सादर अभिनंदन। जी गोपाल झांझी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली की सरकार पर, कि केंद्र सरकार द्वारा जो आयुष्मान भारत की योजना लागू की गई है, दिल्ली सरकार उसे सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। लोगों को यहाँ पे कोरोना के अलावा जो दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, उन गंभीर बीमारियों के चलते लोगों का इलाज जो है वो अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि मार्च में ही उन्होंने, जिस समय कोरोना के मामले लग रहे थे, आयुष्मान भारत की योजना को उन्होंने दिल्ली में लागू कर दिया। जी नमस्कार, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार के लगभग 3 साल पहले लागू की गई और दिल्ली में देर से ही सही मार्च में जो कोरोना के मामले बढ़े तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने इसको दिल्ली में लागू कर दिया। लेकिन लागू तभी माना जाएगा जब उसका लाभ दिल्ली सरकार, इस योजना का लाभ दिल्ली की जनता को मिले। अभी तक जो उसमें फॉर्मेलिटीज आगे बढ़नी चाहिए थी, जो लोगों के आयुष्मान भारत योजना के लिए कार्ड जारी किए जाने थे, गरीबों को चिन्हित किए हुए जो भी मापदंड है 2011 की जो सर्वे है उसके आधार पर या आगे नए कुछ दिल्ली सरकार ने बनाई होगी उसके आधार पर, तो उसकी जो योजना लागू कर दी, ये बात सिर्फ कहा गया। लेकिन जमीन पर इस योजना के लाभार्थी कितने हुए ये आप उनसे पूछेंगे, इसलिए कि उन्होंने सही तरीके से अभी तक लागू ही नहीं किया है दिल्ली में। जिस कारण जब कोरोना क्राइसिस थी, 3 महीने तक दिल्ली सरकार के लोग अपने टेलीविजन पर अपनी चेहरे चमकाते रहे और बाद में कहा कि जो होटल, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे उनको मनमानी करने को छोड़ दिया, बेड नहीं बढ़ाया और बाद में होटल्स को साथ अटैच किया और उसके बाद भी सारे हॉस्पिटल कोरोना से मरीज से के साथ होने के कारण से जो अन्य गंभीर बीमारियां हैं, किसी को कार्डियो के हार्ट अटैक की है, ब्रेन ट्यूमर की है, ब्रेन हेमरेज की है, लीवर की है, किडनी की है, कैंसर की है, उनकी इलाज चाहे केंद्र सरकार के भी अस्पताल हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, तो उनमें ऑपरेशंस का काम बहुत कम हो गया। एम्स तो बहुत लंबे समय तक एम्स का ओपीडी भी बंद था। तो ऐसी स्थितियों में दिल्ली सरकार के पास अपना कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं और जो है वो उसकी बहुत भारी कमियां हैं अस्पतालों में। और जो एक एलएनजेपी था तो उसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया और जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अधीनस्थ थे उसको कोविड में बाद में कन्वर्ट किए गए, जिस कारण से
जो कोविड पर हम लोग सारे मीडिया की फोकस, सारे व्यक्ति की फोकस कोविड पर है, क्योंकि ये विश्व स्तरीय बीमारी है और इससे बचने का उपाय सामान्य लोगों के लिए भी जानलेवा है। जरूर जागरूकता होनी चाहिए, बचाव होनी चाहिए। लेकिन अगर कोरोना के काल में कोई मरीज जो 10-20 साल जी सकता था, लेकिन जिसका कार्डियो को समय पर ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिसका ब्रेन हेमरेज में सही समय पर ऑपरेशन नहीं हो पाया, जो सक्षम नहीं थे प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए, उनकी संख्या मृत्यु की जो अभी कोरोना के काल में 3700-3800 लोगों का डेथ दिखा रहे हैं, उनसे डबल है, जो इलाज के अभाव में जो हमारे स्वर्गवासी हो गए और वो अपने बैकुंठ धाम पहुंच गए। ये इस का बुरा जो जवाबदेही है वो दिल्ली सरकार को लेनी पड़ेगी। गोपाल जान जी, दिल्ली सरकार कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना जो है, इससे पहले जब मार्च में इन्होंने लागू करी, उससे पहले दिल्ली सरकार ने ये बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की योजना सिर्फ 10 लाख लोगों को कवर करती है, जबकि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। तो उन्होंने कहा था कि हम इस तरह की योजना को क्यों लागू करें, हम यहां दिल्ली में हर एक गरीब को, हर एक अमीर को इलाज मुहैया कराएंगे। और जो केंद्र सरकार की योजना है, ये सिर्फ 10 लाख लोगों को कवर दे रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कमियां केंद्र सरकार ने 10 लाख लोगों ने 10 लाख परिवार होंगे। 10 लाख परिवार दिल्ली में, अगर 50 लाख परिवार है, 2-2.25 करोड़ आबादी है, किसी परिवार में 4 लोग से कम नहीं है, किसी में 6 है, किसी में 8 है और किसी में 2 भी है। तो इस तरह से एवरेज 50 लाख परिवार है। पहले जो न्यूनतम 10 लाख लोग थे, उनकी कवर तो आप करते हैं, अगर यही है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार, उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने जो केंद्र सरकार कवर किया है, बाकी जो लोग बचे थे, जो गरीब थे, उनको उत्तराखंड सरकार ने अपने तरफ से कवर किया है। आप पता करिए उत्तराखंड सरकार से। सरकार की मंशा क्लियर होना चाहिए कि हम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं। और आप टेलीविजन पर कुछ भी बोल लो, आप किसी को कुछ भी कह दो, उनके लिए यही आजादी है हमारे देश में, जिसका कारण से आज हमारे देश आजाद होने के बाद भी इस तरह के जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है और चीजें हैं, वो बढ़ती जा रही है। और अभी जो सरकार कुछ कोशिश कर रही है तो उन पर भी उंगलियां उठती है। जी बिल्कुल गोपाल झाँ जी, एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आकर व्यवस्था संभाली, तब से दिल्ली के हालात जो है वो स्थिर हो गए। दिल्ली सरकार बिल्कुल भी कोरोना के मामलों को संभालने में सही तरीके से काम नहीं कर पाई। वहीं दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री जब दिल्ली में आकर उन्होंने दिल्ली की हालत सुधार दी, तो फिर बाहर के स्टेटों में इतनी बुरी हालत क्यों है, वहां क्यों नहीं सुधार पा रही है केंद्र सरकार? देखिए, ये जो है केंद्र सरकार का केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, देश की राजधानी है। और जिस तरह से केजरीवाल साहब 3 महीने तक टेलीविजन पर प्रचार कर रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, पैसे देने पर 20-20 लाख रुपए कोरोना मरीजों से लिए गए, लूटने दिया गया। और कोरोना को दिल्ली में बढ़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केजरीवाल जी को जाता है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को, गरीबों को लाइन में लगा के भोजन दिया, जिस तरह से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस तरह से भीड़ भाड़ को एकत्रित होने दिया गया, ये सारे काम इसलिए कह गए कि उनको 5000 करोड़ केंद्र सरकार से चाहिए। और जो 5000 करोड़ मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन जो हजारों करोड़ फालतू अपने विज्ञापन पर उड़ाए, वो सरकार से सहायता नहीं मांग सकता केंद्र सरकार से। इसलिए केंद्र सरकार ने जब ये मांगे पैसे, तो केंद्र सरकार ने इनको मदद करके इनको 1000 का आर्मी बेस हॉस्पिटल में आर्मी का अस्पताल, 10,000 का दक्षिणी दिल्ली छतरपुर में जो आश्रम वाला अस्पताल है बेड का, वो अस्पताल, और जो अस्पताल जो चीजें थी, आज दिल्ली में होटल्स का कल ही वापस किया इन्होंने, क्या बेड वापस लेते, क्योंकि होटल में जा ही नहीं रहे कोई। और होटल में सिलेक्टेड दिए थे, जहां पर 1000 रुपए का होटल वाले कमरे देने के लिए तैयार थे, वहां 5-5 हजार का बोले 4000-5000 आप वसूल सकते हैं हॉस्पिटल का। ये तो दिल्ली सरकार की घोषणा थी कि हम बेड दे रहे हैं, कमरे दे रहे हैं, और उनसे 5000 रुपए होटल के चार्ज लेंगे, उनको निजी कमरे देने पड़ेंगे। तो होटल मालिक से भी रिश्वत लेके लोग काम किए इस समय में कि हम होटल मालिक को एक ग्रुप बना करके उनके होटल को कोविड में लगा दिए, तो उसके बदले भी रिश्वत लिए गए लोगों से।
तो ये सब नाकामी जो भी करें, ये नाकामी दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन अमित शाह जी का जहां तक सवाल है कि केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी दिल्ली है, देश बहुत बड़ा है, और ये बात सत्य है कि कोई अमित शाह ऐसी जादू की छड़ी लेके नहीं चलते कि किसी को भिराएंगे और ठीक हो जाएगा। जब अमित शाह जी यहाँ पर लगे तो उसमें सबका, हेल्थ मिनिस्ट्री का, दिल्ली सरकार का भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी उन्होंने, और विभिन्न अधिकारियों का भी उन्होंने विशेष रूप से इस पर ध्यान आकृष्ट किया, और दिल्ली सरकार भी सही तरीके से सहयोग किया, जिस कारण से आज कोरोना यहाँ कंट्रोल हुआ। अगर कोई सरकार अकेले चाहेगा किसी क्षेत्र में जो कोरोना को हम नियंत्रित करें, तो हमारे देश में जान ही रहे कि कोरोना फैला कैसे। तो ये जो आए थे, विदेश से लोग आए, वो जगह जगह जाके कोरोना फैलाए, और जगह जगह फैलाने में कहां कहां तक फैलाई अभी तक तो सरकार को यही पता नहीं चल रही है। और उसमें एक रक्तबीज का संतान है, जैसे रक्तबीज राक्षस था, एक बूंद गिरने से 100 तैयार होता था, उसी तरह से एक कोरोना मरीज नए मिल गए आपको, तो इसका मतलब उसके इर्द गिर्द 100 लोगों का टेस्ट होगा, उसमें 10 लोग 20 लोग संक्रमित होते हैं, फिर वो जब संक्रमित हो उसके जानने वाले। तो ये जो लगातार है, टेस्ट जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। अभी बढ़ रही है मामला देश में, लेकिन टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और जल्दी बहुत ज्यादा इसकी पकड़ में आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में जरूर सभी के सहयोग से कोरोना नियंत्रित होगा। अभी जो मृत्यु दर है वो विश्व के स्तर पर भारत का बहुत कम है। जनसंख्या के हिसाब से प्रति लाख जो 10 लाख जो यहाँ पर कोरोना मरीज की संख्या है, वो भी एक उतनी नहीं है जो अन्य देशों में, जो छोटे छोटे देशों में हुए, पश्चिमी यूरोप में या अमेरिका में या अन्य प्रदेशों में। अमेरिका 37 करोड़ का राष्ट्र है, भारत 140 करोड़ का राष्ट्र है, और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जीवन शैली ये अलग है, जिसमें आप कितनों भी सोच करके सोशल डिस्टेंस बहुत, क्योंकि हमारी मार्केट उस तरह की नहीं बनी है, हमारी पार्किंग की स्थिति इस तरह से नहीं है, दिल्ली शहर इस तरह से, एक एक शहर में हमारे यहाँ बुराड़ी में या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में इतना डिस्टेंसिंग नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए। तो ये जो बेसिक कमियां हैं, उस कारण से कोरोना हमारे यहाँ पर। बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पे गोपाल झा जी। लेकिन दिल्ली सरकार ये भी आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना हरियाणा में भी लागू है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भी ये जो योजना है वो लागू है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लोग दिल्ली में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। ये केजरीवाल जी का, पिताजी का दिल्ली नहीं है, ये देशवासियों का दिल्ली है। किसी की इच्छा है दिल्ली आएगा। हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के पास सब्जी कहां से आती है, फल कहां से आती है, दिल्ली में दूध कहां से आती है, दिल्ली में अनाज कहां से आती है, दिल्ली में लोहा कहां से आता है, तांबा कहां से आता है, कोयला कहां से आता है। ये देशवासी देते हैं दिल्ली को, और उनका बच्चा पढ़ेगा, यहाँ अस्पताल में इलाज कराएगा, इससे ज्यादा दिल्ली कुछ नहीं दे सकती है। अगर वो कहते हैं तो दिल्ली को अपने आप पर छोड़ दें तो दिल्ली के लोग पत्थर खा के मरेंगे, और केजरीवाल जैसे आदमी को पत्थर ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बाहर के लोग हैं वही दिल्ली को टिका रखे हैं, और दिल्ली देश की राजधानी है, सबका बराबर अधिकार है। उनकी इच्छा है, उनके रिश्तेदार है, उनके बच्चे हैं, उनके लोग हैं, क्यों नहीं आएंगे वो दिल्ली? अगर उनको देख रेख करने वाले घर में होते तो वहां इलाज करा रहे हैं। योगी की सरकार जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चौड़ा हमारे कितने बढ़िया काम किए खट्टर साहब ने, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ये इससे वो बचना चाहेंगे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये देश के किसान जो सभी चीजों से दिल्ली को देता है, विभिन्न राज्यों से खनिज पदार्थ यहाँ आता है, अब विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ श्रमदान करते हैं। क्या दिल्ली के पास जमीन के नीचे कोई माइंस है? क्या दिल्ली अपने आप में साग सब्जी फल दूध और भोजन के लिए अपने आप में आत्मनिर्भर है? आप जब अपने आत्मनिर्भर नहीं है तो आप नहीं जाओ ना कहीं पर, जिस दिन बंद कर दो उस दिन आना बंद कर देंगे। नहीं, वैसे भी गोपाल झा जी, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना, ये तो भारत में बसने वाले हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर बस सकता है, कहीं भी खा कमा सकता है, कहीं भी अपना इलाज करवा सकता है। ये तो संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई सरकार किसी को रोकना थोड़ा ही सकती है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर वो पहले एक बार बयान देते कि 100 500 रुपए लेके बिहार के लोग आते हैं
और यहाँ 5 लाख का इलाज करवा के जाते हैं। तो वही सरकार दिल्ली में दिल्ली के लोगों के इलाज नहीं करवा पाई, सो आपके सामने है। दिल्ली में अगर केंद्र सरकार का अस्पताल नहीं होता, एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग या अन्य जो उनके पटेल चेस्ट और एक टीबी के अनेक हॉस्पिटल है, अगर वो नहीं होते तो दिल्ली सरकार कैसी स्वास्थ्य सुविधाओं पे नंगा होती ये पता चल जाती। लेकिन वो उनको कहना है। मैं तो ये जो स्वास्थ्य सुविधा है उससे अभी जो केंद्र सरकार ने अपने हैंडल किया उसमें सबका सहयोग मिला। कोरोना के मरीजों को तकलीफ नहीं के बराबर हो रही है। इससे हम केंद्र सरकार को और सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो अन्य बीमारी है उस बीमारी में जो आयुष्मान भारत योजना है उसको जमीन पर लाया जाए, ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। नहीं तो जो हमारी 2-3 जो बड़ी समस्याएं हैं, नेक्स्ट जो हमारा है कि जैसे केंद्र सरकार ने घोषणा किया, आज दिल्ली में केंद्र सरकार दिल्ली सरकार कह रही है कि मेरे पास 71 या 72 लाख राशन कार्ड है। आप सोचिए कि जब दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ है तो 72 लाख सभी लोग राशन कार्ड होल्डर नहीं हो सकते। तो ये 72 लाख राशन कार्ड है कि नहीं? आधे गरीब के पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो राशन कार्ड किसके हैं? आधी आबादी को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर समृद्ध लोग हैं, उनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। जो मिडिल क्लास है उनको भी जो एक आय का मापदंड है 1 लाख रुपए, उससे ऊपर वाले लोग दिल्ली में लगभग 70% आबादी है। आप 30% में नीचे जाइए तो आपको राशन कार्ड में आधे लोगों को बना मिलेगा, आधे को नहीं बना मिलेगा। इसलिए कि जो पैसा दिया हर एक परिवार के हिसाब से 1000-2000 हर एक नाम के हिसाब से उसके नाम उतने जुड़े। परिवार में 6 लोग हैं, 2 लोगों को 2000 दिया, 2 लोगों का नाम जोड़ दिया। अगर परिवार में 4 लोग हैं और अगर 4 लोगों में से दिया तो किसी का एक ही नाम पर चल रहा है, उसी का राशन मिल रहा है। और ऐसे नाम जोड़ दिए गए उन राशन कार्डों पर जिस नाम पर कोई आदमी नहीं है, उनके नाम पर राशन घोटाले हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने अलाउ किया कि हम 5 किलो राशन हर एक गैर राशन कार्ड होल्डर को जिनके पास आधार कार्ड है और हम उनको देंगे। दिल्ली सरकार ने एक साइट जारी कर दी कि हम देख कर देंगे, ऐसा नहीं दिया। उन्होंने कहा हम साइट जारी कर रहे हैं, इस पर आवेदन करो। वो साइट ही नहीं चली। जो विधायक वगैरह कहीं से लिखवा लिया किसी साइट पर, उनके कुछ लोगों को मिले, वो भी 2 महीने तक ही मिले, जबकि नवंबर तक का केंद्र सरकार दे रही राशन, लेकिन दिल्ली सरकार उस राशन को उठा नहीं रही है। और जो पीडीएफ स्कीम है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, जो राशन है ये राशन के पूरी सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। सिर्फ दिल्ली सरकार को इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है। लेकिन गरीबों को कठिनाई को समझते हुए भी उन्होंने केंद्र सरकार से राशन नहीं उठवाए। जो गैर राशन कार्ड धारी को मिलना था नहीं दिया, उन्होंने नहीं उठवाया राशन। दूसरी दिल्ली जो राशन दिए गए दिल्ली मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा गोपाल जी। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में 70 लाख परिवारों को राशन दिया है और आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार दे ही नहीं रही है। मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली में परिवार कितने हो सकते, जब 2.25 करोड़ आबादी, परिवार कितने होंगे? परिवार गिनने हो, हमारे हिसाब से बहुत गिनती करेंगे तो 50 से 55 लाख परिवार है दिल्ली में। ये राशन कार्ड 72 लाख कैसे हुए? हमारे एक क्वेश्चन है, अगर राशन कार्ड 72 लाख है तो क्या सब राशन कार्ड होल्डर सबके पास है? क्या गरीब अमीर सबके पास है? हम कह रहे हैं कि जब गरीब 30-35%, 40%, 50% गरीब है, जिस गरीब में आधे लोगों के राशन कार्ड नहीं है, हम आप आइए चैनल के साथ, आप 10 चैनल के साथ आइए। हमारे बुराड़ी क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, प्रवासियों का क्षेत्र है, हर एक 3 घर में, 4 घर में 2 घर आपको ऐसे मिलेंगे जरूरतमंद है लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर 2 घर में है तो उनके घर में 6 परिवार मेंबर है तो 1 लोगों का नाम मिलेगा। तो राशन कार्ड में इतने बड़े घोटाले हैं कि सब राशन चपत हो रही है, सब अंदर जा रही है, सिर्फ कागज पर लिखी जा रही है कि हम राशन बांट रहे हैं, इतने बांट रहे हैं। हम कह रहे जब सरकार के पास डाटा है कि कितना घर है, परिवार है, मैं आपको जब आबादी इतनी है तो घर कहां से होगा 72 लाख? क्या और जब 72 लाख हो जाएगा तो क्या सारे लोगों के पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड का एक सिस्टम है जो टैक्स पेयर है उनको राशन नहीं मिलेगी, जो 1 लाख से ऊपर इनकम दिखाते हैं उनको राशन नहीं मिलेगी, राशन कार्ड नहीं होंगे। और गरीबों के राशन कार्ड में बने नहीं, आधे गरीबों का।
तो राशन किसको मिल रही है? मैं यही प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं आपको। उनका जो रिकॉर्ड है, जो राशन कार्ड है, वो फर्जी है और उनके मनसा साफ नहीं है, उनके नियत ठीक नहीं है। और नियत ठीक होता है तो गरीबों को सरकार जो बिना राशन कार्ड होल्डर के 5 किलो राशन दिया और जो चीजें दी वो ला करके उनको देते, वो नियत ठीक नहीं है इनके पास। दूसरी बात, जो इनके राशन बंटवारे हुए, जो राशन में भी दिया जा रहा है, कोई तौल के नहीं दिया जा रहा है, वो मगे से दे रहे हैं। 16 किलो राशन 12 किलो घर में निकलती है, लोग समझता है फ्री में मिल रहा है, चलो कुछ तो दे दिया हमें। तो ये जो है, ये केंद्र सरकार का स्कीम है, इसका पूरा फायदा दिल्ली सरकार अपना उठा रही है। अपनी जो उनके लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके सरकार में संलिप्त लोग हैं, वो अपना पॉकेट भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं और जनता तक, आधी जरूरतमंद तक भी राशन नहीं पहुंच रही है। ये मेरा आरोप है। और जब दिल्ली केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब एक राशन कार्ड जो जहां रहेगा वहां से राशन ले सकता है। देश के 17 राज्यों ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड पर काम शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली में शुरू नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इनको जो राशन फ्री वाला मिल रहे हैं अभी, वो अगर वो चेक हो जाएगा, इस घोटाले में ये लोग फंसेंगे। पहले भी जांच हुई है, ये जांच दबा हुआ है कि राशन को स्कूटर पर जो चारा घोटाला लालू का क्या है, उससे बड़ा राशन घोटाला दिल्ली में है। और अगर इसकी सही तरीके से जांच हो, इस कोरोना काल में भी 60% से अधिक राशन का गलत इस्तेमाल हुआ है। और गरीबों को 1 नेशन 1 राशन कार्ड देना कितना जरूरी है, ये जो काम करने वाला या काम कराने वाले लोग हैं उनसे पूछिए। आज मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लोगों के काम सही तरीके से खुलने के बाद भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि मजदूर के पास किराया देगा, उनको भोजन खरीदेगा, उनको क्या करेगा, उतनी कमाई हो नहीं रही है, जिस कारण से मजदूर अपना छोड़ करके पैदल ही चला, दिल्ली से बिहार, चले यूपी, चले उत्तराखंड, चले मध्य प्रदेश, चले छत्तीसगढ़, चले राजस्थान। अगर दिल्ली सरकार को जरा सा भी शर्म होता, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और 1 नेशन 1 राशन कार्ड को इमीडिएट लागू करना चाहिए। ये दिल्ली की है। इसके अलावा भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली में जो बुजुर्ग है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो हमारे पास दिल्ली में जो दिव्यांग हैं लोग, उनके अगर 40% से ऊपर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो उनकी अभी भी आप राशन ऑनलाइन उनके पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से जो विडो है, डेथ हो गई है, तो उनका भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं, जैसे किसी को विडो का पेंशन मिल रहा है, जब वो 59 ईयर्स में चला जाता है तो 60 ईयर में उनको विडो पेंशन नहीं मिलेगा, उनको 60 ईयर में जाकर के वरिष्ठ नागरिक वाला पेंशन मिलता है। और इससे पहले नगर निगम भी पेंशन देती थी, जिसको दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली में बंद कर दिया। इससे हमारे दिल्ली के 50% से अधिक लोगों का नगर निगम के द्वारा पेंशन मिलती थी, बुजुर्गों को। जो पेंशन ये क्या करते हैं कि साल में 10 दिन 15 दिन अपने पोर्टल खोलते हैं, हाँ जी अभी हम आवेदन आप कर सकते हैं। और उसमें कुछ लोग जो जानकार होते हैं अपने विधायक के लोगों के, वो फटाफट बढ़वा करके अपना बंद करते हैं। जो जरूरतमंद है उनके इस समय में, इस कोरोना काल में रोटी अगर कहीं से मिल भी जाती है तो ऐसे लोग जो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी दवा पेंशन से मिल सकती थी, उनके बच्चे काम में नहीं है, वो पेंशन उनका बंद है, जिस बिना दवा का भी वो मर रहे हैं। और ये दिल्ली के लिए सिर्फ दर्दनाक नहीं है, ये शर्मनाक भी है। इसलिए कि दवा के अभाव में कोई बुजुर्ग मर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, हम राजनीति को चेंज करने के लिए आए, हम बहुत कुछ बदलने के लिए आए। आप सीनियर सिटीजन का पेंशन सदा के लिए खोलिए कि जो सीनियर सिटीजन हो गया 60 बरस और जो मापदंड को पूरा करता है वो अप्लाई करे, आप वेरिफिकेशन करवाओ उनकी। आप बंद क्यों कर रखा है दिल्ली में? देश के अन्य इलाकों में जब पेंशन लगातार मिल रही है तो आप देश की राजधानी में पेंशन कैसे बंद कर सकते हैं? और आज पूरा सर्वे करिए पूरा दिल्ली में, जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके 50% बुजुर्गों का पेंशन इसलिए नहीं बन रही है, जब अप्लाई करेगा, जो अप्लाई किया पीछे भी कहीं खुला तो उसको भी नहीं मिला, अब ऑनलाइन हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से
मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी को आग्रह करना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं कि ये दिल्ली में आम लोगों के लिए 3 बड़ी चीजें हैं। एक तो आयुष्मान योजना को जमीन तक तुरंत उतारा जाए, जिससे इलाज के अभाव में लोग मरे नहीं। दूसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड को अविलंब चालू किया जाए कि भूख से कोई मरे नहीं। और तीसरा, जो बुजुर्ग का पेंशन है उनको तुरंत खोला जाए और हमेशा के लिए खोला जाए। ये नहीं कि 10 दिन खोल दिया फिर 10 दिन बंद हो गया, क्योंकि 10-5 दिन चलती है, उसमें कुछ लोगों का नाम आ जाता है, उतने तो लोग बुजुर्ग मर जाते हैं दिल्ली में, वो महीना 3 महीने में, फिर उतने ही लोग ले लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये चालू किया जाए, अन्यथा मेरे बस में तो किसी का है नहीं कि मैं इस सर फोड़ दूंगा किसी को। मैं अपना संकल्प किया हूं कि भारत माता के नाम पर इस दिल्ली के जनता के लिए मैं संकल्प लेता हूं, कसम खाता हूं, अगर 15 दिन के अंदर सारा धरातल पर नहीं आए गए तो हम 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री निवास पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और जब तक ये तीनों दिल्ली में लागू नहीं होगा तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। इसलिए कि मैंने अपने जीवन का 28 वर्ष गरीबों की सेवा में दिए हैं। अब अगर ये जान भी चला जाए तो हम शहीद ही अपने को समझेंगे, लेकिन इसको मनवा के छोड़ेंगे। पहले हम विनती से हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि तुरंत से तुरंत इसको लागू कराया जाए। और आपका फिर से मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा सवाल, इतना बढ़िया सवाल हमसे पूछा, जिस पर हमने अपने विषय को विस्तार से रखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक भी निराधार हमने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। हम हर एक विषय को प्रूफ कर सकते हैं दिल्ली में, और जो लोग गलत हैं वो खाली बयानबाजी करके और दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। हम जनता को जागरूक करने जानते हैं, और जनता जब अपने उतारू होकर के अपने उतर जाएगी तो गद्दी कुर्सी कहां जाती है पता नहीं चलती है आदमी को। जी गोपाल झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना समय देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गोपाल झा जी ने एक बहुत बड़े मुद्दे को इस समय उठाया है। 3 मांगे इन्होंने की है कि दिल्ली के अंदर जल्दी से जल्दी केंद्र की जो योजनाएं हैं वन नेशन वन राशन व्यवस्था की, उसको दिल्ली सरकार तरीके से लागू करे, आयुष्मान भारत योजना को तरीके से लागू करे, और वृद्धों की जो पेंशन है उसको भी जो है दिल्ली सरकार तरीके से लागू करे। अगर 15 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो गोपाल झा जी ने अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के